कोविड-19 जो अभी इसका पीरियड चल रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल गो नोबडी नोज। ठीक है, तो यू शुड कीप योर सेल्फ फिट। आपको हेल्दी रखना है, बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन यू। हेल्दी डाइट लेनी है, और जो प्रिकॉशंस कह रहे हैं गवर्नमेंट, जो मेडिकल डिपार्टमेंट, वट एवर दे सेइंग, तो यू शुड फॉलो दैट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, आपको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। एंड यू शुड आल्सो टेक दी सम सॉर्ट ऑफ दिस देसी मेडिसिन्स। ठीक है ना, बीच में आप टेक दी ग्लो टेबलेट्स, विटामिन सी। ठीक है ना, तो कीप अप योर इम्यूनिटी सिस्टम। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा रहे। और टेक दोज स्पाइसेस आल्सो, जो हमारे ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं, काली मिर्च है, लौंग है। ठीक है ना, आप देखो ना, जो हमारी किचन है, दैट इज़ द केमिस्ट शॉप। किचन जो केमिस्ट शॉप है ना, तो हम हल्दी भी लेते हैं, तो एंटी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, गरम मसाला है, तो वे आर यूजली मतलब यूजिंग इन वेजिटेबल्स, हम खाते ही हैं। लेकिन इसको यू शुड नॉट टेक इट इन अबंडेंट क्वांटिटी। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। यू टेक इट इन स्मॉल क्वांटिटी, जैसे हम यूजली वी यूज़। लेकिन इसको लेना है थोड़ा बहुत, क्योंकि समर सीजन इज़ देयर। और दूसरा है कि यू शुड टेक हॉट वाटर। ये बड़ा इसमें है, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप मॉर्निंग में एक दो ग्लास जो है हॉट वाटर के ले लो, तो आपको जो, अगर इफ़ यू गेट इन्फेक्टेड, आपको इन्फेक्शन हो भी जाती है, तो देन इट विल नॉट एक्सपेंड, मतलब आपके इन्फेक्शन जो वो बढ़ेगी नहीं। तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड देयर एंड देन एंड देयर। ठीक है ना, आपके थ्रोट में इसको डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये है कि यू शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। तो ये तभी है ना, इवन दैट्स व्हाई यू विल कीप योर सेल्फ फिट। तो ये था व्हाट आई वाज कन्वे यू फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी आपने हैड यू गॉन दिस, ये वर्चुअल जो मेला था, कहीं आपको मिला चांस देखने का कहीं पे? हैव यू गॉन थ्रू दैट? यूट्यूब पे देखा हो जहाँ, कैसा है कि दिस वाज ए न्यू एक्सपीरियंस। मैंने तो आपको सब कुछ भेजा था ना इन व्हाट्सएप, एवरीथिंग आई सेंट यू। तो ये Yes, 2 दिन sir. था, 18 एंड 19 को। तो कहीं मैं देखा कोई सम सॉर्ट ऑफ ग्लिम्पसेस यू हैव? नहीं देखा? No, हाँ, sir. यूट्यूब पे अभी देख लो आप। मैंने यूट्यूब पे भी तो अभी आपको अभी डाला इसमें मैंने। जैसे आपको पता ही है कि आई हैव मेड वन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। देखा है सबने वो व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने नया बनाया है? Yes, sir. Yes. हाँ, और ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, नॉट फॉर मी। ये मेरे मेरे को तो उसमें कोई फायदा नहीं होना, कि यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, कि आपको लेटेस्ट कोई उसके बारे में पता चले। तभी जो मैंने उसमें, आई हैव मेड रिस्ट्रिक्शन इन पोस्टिंग देयर। ठीक है ना, मैं अभी तो मैं ही डालूंगा उसमें मटेरियल जो भी है, व्हाट्स एवर विल बी द बेनिफिशियल, एंड दैट विल बी मतलब मटेरियलाइज टू यू। ठीक है ना, जो आपके लिए ठीक होगा। लेकिन आफ्टर दैट आई विल इनवाइट फ्रॉम यू आल्सो, कि आप भी इसमें कुछ डालो। तो ठीक है ना, उसमें भी मैंने आई हैव पुट दिस, जो वर्चुअल वीडियो रिकॉर्डिंग है, चीफ मिनिस्टर वाज इनागुरेटिंग ऑन दैट डे, 18th को जो इनागुरेशन कर रहे थे, तो आई हैव पुट दैट वीडियो और किसान मेला। आप देखा करो थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये इसलिए आपको स्ट्रेस देता हूँ। आपने 10-15, बाकी तो सब फैकल्टी मेंबर्स स्टार्ट फ्रॉम द, मतलब सिलेबस से स्टार्ट हो जाते हैं, बट आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू इन समथिंग। ठीक है ना, मैं जानबूझ के आपको ये 5-10 मिनट लगाता हूँ। और सिलेबस भी मैंने आपके ना, आपने देखा कि वो भी मैं कवर करता हूँ। ये नहीं है कि मैं सिलेबस में वो आपको पीछे रहने देता हूँ। लेकिन यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आई पुट सो मच एफर्ट्स ऑन दिस, कि मैं ये देखता हूँ कि आपका नॉलेज अपडेट हो। बाकी आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग। मेरे को तो क्या है कि आई हैव गॉट व्हाट आई वाज सपोज टू गेट। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि आपका हो, लेकिन यू शुड गो थ्रू दैट जो भी है। और मैं, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, कि आप भी तो कुछ मेरे को बताया करो, जहाँ कह दिया करो कि आपने वो क्या डाला था जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला उसका कुछ भी। तो ठीक है ना, मैंने अभी देखो, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अपडेट,
कि मैं आपने देखा है कि मैं फेसबुक पे भी बहुत डालता हूँ, एंड चैनल आई हैव क्रिएटेड। तो अभी मैंने चैनल में फॉर द ट्रायल बेसिस, चैनल में मैंने क्या है कि जो मैंने चैनल क्रिएट किया ट्रायल बेसिस पे, सिर्फ आपके ही लेक्चर उसमें डाल रहा हूँ। लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा उसमें डालना, क्योंकि मैं अभी सीख रहा था इसमें, मैं वीडियो से ही देख रहा था कि आपके मैं जैसे कोई जो आपका ओरल टाइप जो होता है, जो रिकॉर्डिंग जो हाथ से लिख के जो रिकॉर्डिंग है उसका भी वीडियो बना के उसमें डाला जा सकता है। ठीक है ना, तो वो भी मैं यूट्यूब में कल सीख रहा था उसको कैसे करना है। तो दैट इज़ समवट डिफ़िकल्ट फॉर मी एटलीस्ट। तो लेकिन मैं पीछे नहीं रहने वाला, उसको मैं करके तो मैं आपको जल्दी ही उसमें एनिमेशन टाइप जो है वीडियोस वो डालूंगा उसमें। ठीक है ना, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टेड बना के एनिमेशन उसकी करके, तो आई एम गोइंग टू लोड दोज पोस्ट आल्सो। और ये इसमें मैंने ये जो व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है, तो इसमें ये नहीं है कि आप ही हैं, आपने देखा भी होगा इसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हुआ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर से जो दूसरे जो कॉलेजेस के फैकल्टीज़ हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। इवन आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं केवी के गए हैं, तो उनको भी मैंने उसमें इन्वॉल्व किया है कि आई विल टेक देयर गाइडेंस आल्सो ऑन लेटेस्ट टॉपिक्स, जो कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट दैट इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन आप उसको जरूर देख को करो। अभी ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि यू शुड गो थ्रू इट, कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे। अभी किसान बिल था, इस किसान बिल जो अभी भी आज राज्यसभा में, आपको पता है कि वेयर इट इज नाउ हेल्ड अप, जहाँ पास हो गया कि नहीं हो गया किसान बिल, एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस बिल, ये पास हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता है? हो गया हो हाँ आज हो गया, ये कल का ही हो गया। आज फिर दोबारा इसको राज्यसभा में दोबारा फिर पुट अप किया था, क्योंकि ये आपको पता है कि एक पहले तो पार्लियामेंट होती है जो आपकी लोकसभा होती है, लोकसभा में पास होने के बाद इसको राज्यसभा में पास कराना, गया। पारित कराना जरूरी होता है। लोकसभा में ये पास हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, बट सो मच अपोजिशन दे हैव टू फेस। आपने देखा होगा कि कल काफ़ी उसमें हंगामा हुआ है राज्यसभा में, इवन स्पीकर के ऊपर बहुत कुछ बोला गया, जो वहाँ माइक्स होते थे वो तोड़ दिए गए। आई शुड नॉट से दिस थिंग इन हेयर, कि बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट हुई, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दैट इज़ दी अगेंस्ट दी फार्मर्स। क्यों हो रहा है कि फार्मर्स, आप इसको पढ़ना, मैंने उसमें डाला भी है, यू गो थ्रू द लिटरेचर। ये 3 ऑर्डिनेंस हैं, 3 बिल हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं है। 3 बिल हैं, 3 बिल आप देखना कि 3 बिल में क्या क्या है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट। और जो मोदी जी हैं, व्हाट दे वांट फॉर द फार्मर्स, फार्मर का क्या चाहते हैं। ठीक है ना, आप आपको के तो आपका तो प्रोफेशन है, यू विल बी मोर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर फील्ड। तो अल्टीमेटली जो फार्मर है वो उसका अगर बेनिफिट नहीं होगा, इफ फार्मर विल नॉट बेनिफिट, देन हाउ ही विल बी इनकरेज। ठीक है ना, ट्रेडर्स ही फायदा लेते रहेंगे। तो आप मार्केटिंग में भी पढ़ रहे हो कि ट्रेडर्स आर गेटिंग द बेनिफिट एंड द प्रोड्यूसर इज गेटिंग वेरी लेस कॉस्ट ऑफ हिज प्राइस ऑफ हिज प्रोड्यूस। ठीक है ना, तो ये इसीलिए दैट्स वाई दे हैव ब्रॉट दिस ऑर्डिनेंस कि उनकी इनकम जो है बढ़े। ठीक है ना, तो ये है, लेकिन इसके ऊपर अपोजिशन बड़ी हो रही है, सो मच अपोजिशन इज देयर, पॉलिटिकल पार्टीज हैव मतलब गैदर्ड। ठीक है ना, दे हैव कंबाइंड एंड दे आर अपोजिंग दिस बिल। अभी आपका देखा होगा कि ऑन 24 एंड 25 को पंजाब भी बंद करने जा रहे हैं, रेल रोक रहे हैं। तो मतलब आपको भी यू शुड एनालाइज, आप इंडिपेंडेंटली इसको एनालाइज करना चाहिए कि आपको भी इसमें डिबेट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और आप उसको पढ़ के देखो कि वेदर इट इज़ हार्मफुल टू द फार्मर्स और इट इज़ यूजफुल टू द फार्मर्स। क्योंकि अब यहाँ इतना नहीं है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आप आई गिव यू दिस मतलब असाइनमेंट कि आप उसको पढ़ो, फिर हम एक लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कि क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट टू द फार्मर्स और एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स टू द फार्मर्स, और किसको अल्टीमेटली हुई विल बी दी गोइंग टू बी हिट इन दिस, अल्टीमेटली कौन हिट होने जा रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो दिस विल बी रेवोल्यूशनरी, ये एक मतलब आपके एग्रीकल्चर में एक क्रांति आएगी, देयर विल बी रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है विद
स्पिरिट के साथ अगर इसको इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, तो इट विल बी एन रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर। ये आप देखोगे कि विद इन 2 or 3 years फार्मर्स विल हैव द ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। जो कंट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, आपने पता नहीं अभी पढ़ी कि नहीं कंट्रैक्ट फार्मिंग, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू द फार्मर। तो ये उसमें 2 हैं जो बिल हैं। अभी तीसरा बिल जो है एसेंशियल गुड्स का, वो अभी आई थिंक दैट हैज टू बी पास्ड। वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा फार्मर्स को। तो ये था कि आई हैव पुट दैट आल्सो इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, ठीक है ना। तो आप हिंदी में मेरे को मिला था, मैं हिंदी में डाला, आप पढ़ो आप। लेकिन आप तो जानते हैं कि यू जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस बिल, तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। उसमें पढ़ो, फिर मेरे साथ डिस्कस करना। आई विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इसमें, क्योंकि जो फार्मर्स आर इलिटरेट, फार्मर्स आर इग्नोरेंट एंड दे आर बीइंग मिसलेड, ठीक है ना। उनको मिसलेड किया जा रहा है कि दैट इज हार्मफुल टू देम। ऐसा नहीं है। आई शुड से दिस थिंग, दिस इज द पॉलिटिकल इशू, मतलब उसमें काफ़ी कुछ इज बेनिफिटेड टू देम। ये नहीं है मैं कि मैं मोदी की मैं प्रेज कर रहा हूँ, या मोदी की फेवर कर रहा हूँ, या बीजेपी की भी फेवर कर रहा हूँ, या कांग्रेस के उलट हूँ। वी शुड गो दी एक्चुअल, हमें एक्चुअल में उसको देखना चाहिए। वी शुड स्टडी डीपली कि क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी इफेक्ट देयर। और आप उसको पढ़ना, फिर हम एक 15 या 20 मिनट नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा जरूर, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर आपको नहीं है तो यू विल नॉट गो थ्रू दैट, क्योंकि आप सारा दिन ऐसे पता नहीं हाउ यू स्पेंड दिस टाइम। मैं तो काफ़ी ऑलवेज टेक इंटरेस्ट इन दैट, और काफ़ी एक्टिविटीज़ में रहता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का ना। So I expect from you that you should contribute in that also. There should not be single way traffic कि मैं बताने को तो मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगा एवरीथिंग। मैंने डीपली उसको काफ़ी स्टडी किया है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मैं ही बता देता हूँ तो यू विल नॉट टेक द इंटरेस्ट इन दैट। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको इंटरेस्ट लेना है। फिर मैंने उसमें ये डायरेक्ट सोइंग जो राइस है, आपने अगर देखा होगा डायरेक्ट सोइंग राइस के ऊपर मैंने डाला है, आई हैव पुट दैट आल्सो। उसका मैंने एक वीडियो भी डाला है, जो अमेरिका से एक वन जेंटलमैन फ्रॉम अमेरिका हैज कम, he has left from there from USA. He was having good establishment there, and he came to this his native village in Ludhiana, or he is doing the farming there, and he has sown this time the rice as a direct sowing rice, जो आपको पता है कि this time it was so much it was being given importance to that। तो उसके उसने effects बताए हैं, और जो मैं भी आई वॉज वेरी मच astonished टू लर्न फ्रॉम हिम कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने वीडियो डाला है, उसी का ही वीडियो डाला उसके जवानी की क्या वो बोल रहा है। तो ये आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि दिस इज आल्सो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच हैज कम एंड विच विल बी मोस्ट बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, एंड इट विल बी benefited to the Punjab also because of the groundwater table is getting down day by day। तो ये भी है उसमें, उसके बाकी भी इफेक्ट्स आएंगे। तो ये भी मैंने डाला है। तो नेक्स्ट जो है उसमें मैं आई एम गोइंग टू पुट ऑन दिस व्हाट दिस। आप देख रहे हो कि क्लाइमेटिक चेंज बड़ा आया है इस बार सितंबर में। lot of change in climate is there because the temperature is on the higher side. 2 days there is some relief is there because the within 1 or 2 days rainfall आने वाली है ना। The meteorological department has predicted, but what was the reason for this short season? ये क्या रीज़न था, ये पेपर में आ चुका है, and they have analyzed it, and आपकी जो this winter is also going to be very severe। ये मैंने आपको याद होगा जब भी मैंने आपकी क्लास ली थी स्टार्टिंग में, तो मैं आपको बोलता था कि देयर विल बी सो मेनी चैलेंजेस टू द एग्रीकल्चर, या ह्यूमन बीइंग को बहुत चैलेंजेस आएंगे। तभी भी आपने देखा होगा कि सो मेनी फ्लड्स वर देयर इन दिस साइड ऑन द सदर्न साइड, ठीक है ना। अभी भी केरला में आज वार्निंग दी हुई है, दिस वार्निंग टू द केरला स्टेट देयर विल बी मतलब हैवी रेनफॉल। तो मतलब ये क्या है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर द रेनफॉल बिकॉज दिस मानसून इज गोइंग, दिस इज रिटर्निंग, मतलब मानसून इज रिटर्निंग। तो ये इवन देन देयर इज रेनफॉल इज देयर। तो ये क्या है कि बट आर इट्स इफेक्ट्स क्या है, आपने पढ़ा है इसमें एग्रोमेट्रोलॉजी में। तो वो मैं आई एम गोइंग टू पुट इन दैट इन एलेबोरेट वे।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दिस इज नॉट कि आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स टू गेट यू अक्वेंटेड विद दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आल्सो कि दैट यू शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट। आपको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, बिकॉज यू नो मच मोर देन मी। ठीक है ना, आप तो इसमें फील्ड में हो, यू आर इन दैट। तो ये है कि मैं ये था जो आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। तो नेक्स्ट इज दैट हम क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन दिस एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या कर रहे थे, व्हाट वी वर डिस्कसिंग? हेलो, सर। हाँ, क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग? सर गैट किया था। हाँ, गैट किया था एंड देन WTO किया है। गैट के बाद में WTO आया ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है यस ना, सर। गैट का जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। थे ना, व्हाट दिस WTO इज डूइंग। तो हमने ये जो, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग, ये आपका WTO जो आया है, रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ। मैं कोई चीज़ मंगाऊं तो मंगा सकता हूं, कोई बेचूं तो बेच सकता हूं, ऐसा नहीं है। वी हैव टू एंटर द एग्रीमेंट्स विद दैट कंट्री, और जो चीज़ें उसके अंदर हैं, बाइंडिंग्स आर देयर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। नाउ वी कमिंग टू दी आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपकी एग्जिम पॉलिसी। आप लिख लो इसमें एग्जिम, EXIM, एग्जिम पॉलिसी। व्हाट इज दिस एग्जिम पॉलिसी? एग्जिम क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी है वो हमें डिस्कस करेंगे कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। तो ये इसको हम कहते हैं एग्जाम पॉलिसी। एग्जाम पॉलिसीज जो हैं, मतलब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये हमारी हर 5 साल बाद ये पॉलिसी इशू होती है। दिस पॉलिसी इज इशूड आफ्टर एवरी 5 ईयर। अभी 2015 2020 की भी पॉलिसी चल रही है। ठीक है ना, तो ये जो एग्जिम पॉलिसी है, ये जो हम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई थी, इट स्टार्टेड इन 92। तो ये कब स्टार्ट हुई है? 92 में स्टार्ट हुई है एग्जिम पॉलिसी। मतलब ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट, मतलब विदाउट दी परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। मेरा दिल चाहे तो मैं अपने दूसरे किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर लूँ, मैं चीज़ इंपोर्ट कर लूँ, तो गवर्नमेंट जो है दैट हैज़ पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। जब वो रिस्ट्रिक्शंस डाल देती है तो दैट कम्स इन दी नेगेटिव लिस्ट। इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। जब नेगेटिव लिस्ट में कोई चीज़ आ जाती है तो उसको ना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ना हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हर 5 साल बाद वो चेंज हो जाती है, और बीच में भी वो उसकी जो है उसको इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए या एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए गवर्नमेंट टेक्स दी मयर्स। तो गवर्नमेंट उसमें मयर्स लेती है कि हाउ इट शुड बी कंट्रोल्ड। तो ये जो फर्स्ट एग्जिम पॉलिसी है दैट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन 92 97। तो आप इसमें लिख लो रिसेंट पॉलिसीज ऑन ट्रेड। रिसेंट पॉलिसीज ऑन ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 92 97। ये क्या है? Export Import Policy 92-97. The Government of India, इसमें आप लिखो, you write down, the Government of India announced a new 5-year export import policy effective from, the Government of India announced a new सर प्लीज 5-year, बी स्लो। the Government of India announced a new 5-year export import policy effective from April 1st, 1992. April 1st, 1992, which gave further push, to liberalization of imports
which gives further liberalization आज़ादी दे दी of imports and intended to give, intended मतलब उस पर फोकस किया, and intended to give significant boost to export, मतलब दोनों चीजों के ऊपर उन्होंने सिग्निफिकेंस दिया, इंपोर्ट को लिबरलाइज किया और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उसको सिग्निफिकेंस दिया. अंडर दिस पॉलिसी सर इंटरनल अंडर दिस पॉलिसी सर पीछे वाला एंड Significance? इंटेंडेड टू गिव लिबरलाइजेशन, लिख लिया ना, पुश टू लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड इंटेंडेड टू गिव significant boost to exports. Boost to exports. Next is under this policy, the international trade was made free. Under this policy, international trade was made free, subject to a, international trade को free कर दिया, subject to a, जो मैंने अभी आपको बताया, subject to a negative list of, subject to a negative list of imports and exports. Subject to negative list मतलब है कि एक्सपोर्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको फ्री कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कंडीशंस लगा दी, उन्होंने नेगेटिव लिस्ट कर दी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की. बट एज फार एज फार्म प्रोडक्ट्स and related goods are concerned, but as far as farm, FARM, farm मतलब एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम एग्रीकल्चर की ज़्यादा बात करेंगे, बट एज फार एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड गुड्स आर कंसर्न, most of them remained a part of the negative list. Most of them remained a part of the negative list as per the following details. As per the following details. As per the following details. So first आप लिखो, you gave the heading negative list of exports. कौन कौन सी नेगेटिव लिस्ट है एक्सपोर्ट्स की जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एज पर 92-97 पॉलिसी. नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स. फर्स्ट इज परमिटेड, मतलब फर्स्ट है परमिट करेंगे, परमिटेड सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग. परमिटेड फर्स्ट जो है इसको नेगेटिव लिस्ट के आएगा, फर्स्ट पॉइंट परमिटेड सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग, उसका लाइसेंस लेने पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए. तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट इज द कोकोनट, देन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल. सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, आप सीड नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, प्लांटिंग मटेरियल नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. कॉटन सीड, कॉटन सीड आपने देखे हैं, बिनोला जो होता है, जो ये खाते हैं कैटल्स. कॉटन सीड, वेजिटेबल ऑयल्स, ग्राउंडनट केक्स, वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट केक्स, इसको मतलब जो मूंगफली की खल होती है, जैसे उसमें से तेल निकाल लेते हैं तो जो बाद में बच जाता है उसको केक्स कहते हैं. राइस ब्रान, मिल्क, कैटल, कैमल्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. ये है फर्स्ट, परमिटेड है, इनकी परमिशन है, लेकिन सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग. नेक्स्ट इज परमिटेड थ्रू कैनलाइजिंग एजेंसी. कैनलाइजिंग मैं बताता हूँ. परमिट करेंगे थ्रू
कैनलाइजिंग एजेंसी, जो एजेंसीज इसके लिए कंट्रोल करती हैं, कैनलाइजिंग जो इसको कंट्रोल करती हैं, परमिटेड थ्रू कैनलाइजिंग एजेंसी, कैनलाइजिंग एजेंसी इसको परमिट करेगी, ठीक है ना। फर्स्ट इज दी अनियन। आपने देखा है कि अनियन के बारे में काफ़ी, जैसे अभी मैं आगे आपके लेटेस्ट नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि अनियन की जो एक्सपोर्ट है, अनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया अभी इन्होंने, क्योंकि आपने देखा था, अभी देखा होगा कि अनियन के जो रेट्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन अभी भी अनियन का रेट बढ़ गया है, 20 रुपीज़ से 40 रुपीज़ आ गया अभी अनियन, जो मैंने उस दिन आपको बोल रहा था जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये बढ़ेगा, तो बढ़ गया, 40 रुपीज़ आ गया कल परसों हुआ। तो ये अनियन का जो को करने के लिए इन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन इवन देन इट हैज़ इंक्रीज द रेट्स। रेट्स क्यों इंक्रीज हो गए हैं? बिकॉज द ट्रेडर्स हैव मैनिपुलेटेड। अब इसमें जो नासिक में जो प्याज आया है उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, वहाँ के फार्मर्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई दे हैव बैंड ऑन द एक्सपोर्ट, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम इसको एक्सपोर्ट को बंद नहीं करेंगे तो प्राइसेस राइस इसके प्याज के और बढ़ जाएंगे, लेकिन ये टेम्परेरी है, अभी आपका जो 40 रुपीज़ है ये डाउन आ जाएगा। तो ये परमिटेड थ्रू कैनलाइज एजेंसी। फर्स्ट इज द अनियन। अनियन का है, अनियन को कंट्रोल कौन करती है? हु इज द एजेंसी जो इसको कंट्रोल करती है, बताओगे कोई? हु इज द एजेंसी विच कंट्रोल दिस अनियन? नेफेड, आप लिख लो NAFED, नेफेड। अब जब भी देखना अनियन की बात आएगी तो नेफेड की बात आएगी। तो नेफेड क्या है? NAFED, नेफेड, ये आपके आ जाता है एग्जाम में। नेफेड इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जो हमने आगे पढ़ना है, कोऑपरेटिव, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नेफेड है। ये प्याज को कंट्रोल, ये अकेला प्याज को ही कंट्रोल करती है, बाकी और कुछ नहीं, इसने यही देखना है पूरा साल। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन इज पाउडर्ड मिल्क। पाउडर्ड मिल्क जो आपका पाउडर का होता है, जो आपने देखा कि आजकल जो दूध है मार्केट में वो आपको पाउडर मिला के दे देते हैं दूध में, आप कहते हो कि बड़ी अच्छी मलाई आ रही है, इसके ऊपर दही बड़ा अच्छा जम रहा है, वो पाउडर्ड मिल्क होता है। तो पाउडर्ड मिल्क को कौन कंट्रोल करता है? NDDB। ये क्या है NDDB? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। मैंने इसमें NDDB में थोड़ी देर काम किया हुआ है, 2-4 महीने बस। पाउडर्ड मिल्क NDDB। देन इज घी, GHE, घी जो आपका देसी घी होता है, इसको भी NDDB कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जो थर्ड है, परमिटेड विदाउट ए लाइसेंस। परमिटेड विदाउट ए लाइसेंस, आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, परमिटेड विदाउट ए लाइसेंस, बट सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। फर्स्ट इज बासमती राइस, जो आपका बासमती राइस होता है, जो चावल दूसरा कोर्स ग्रेन नहीं, बासमती राइस। देन आपका वीट, देन बार्ले, मेज, बाजरा, ज्वार, देन रागी, जो मैं उस दिन कह रहा था RAGI, रागी। देन रॉ कॉटन, देन सेसम, तिल, SESAME, sesame seed, then sugar, then gram, GRA, gram chane, and gram flour, then wheat flour, then de-oiled rice bran, then soybean extractions,
और देन ब्लैक पेपर जो आपकी काली मिर्च होती है। तो ये जो है इनके लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि आप इतना बेच सकते हो, इतना स्टॉक कर सकते हो, इसका स्टॉक जो है बाहर इतना जाएगा, ठीक है ना, जहाँ कितनी देर के लिए बेच सकते हैं, ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी देयर। देन वी कम्स टू द नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। तो जो आप बाहर से मंगाते हो उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर से आप नहीं मंगवा सकते फ्रीली। तो नेगेटिव लिस्ट, तो इसमें फिर आ जाती है कैनलाइज्ड आइटम्स, जो आपने ऊपर सेकंड डिस्कस किया था कैनलाइज। तो फर्स्ट इज द कैनलाइज्ड आइटम्स, तो उसमें ऑल कैनलाइज्ड आइटम्स में है फर्स्ट इज द ऑल फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स में कौन कंट्रोल करती है, हु इज द कैनलाइज्ड एजेंसी, दैट इज द एमएमटीसी। तो ये इसका क्या नाम है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, दिस इज मिनरलाइज्ड मैटर्स, मिनरलाइज्ड मेटल्स, METTLES मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, देन एडिबल ऑयल्स, को हम इंपोर्ट, ये नेगेटिव लिस्ट में है, एडिबल ऑयल्स STC, सोसाइटी फॉर, दिस इज सोसाइटी फॉर टेक्निकल, सोसाइटी फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन STC। देन इसके साथ जो और भी है जो कैनलाइज एजेंसी, दैट इज HVOC। तो इसका क्या बनता है, हेलोजेन, HALOGENDED, हेलोजेंडेड, HALOGENDED, volatile organic compound। Next is seeds of oilseed crops, then cereals, cereals जैसे आपके राइस, ग्राम, बार्ले, मेज, ये जो है हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। और इसको कौन कंट्रोल, को हु इज द कैनलाइज्ड एजेंसी, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, कैनलाइज्ड आइटम्स थी, नेक्स्ट इज द रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स कौन सी है, विच वी कैन नॉट इंपोर्ट, दैट इज लाइफ स्टॉक, आपके जितने भी ये जानवर हैं, लाइफ स्टॉक, प्लांट्स नहीं हम बाहर से ला सकते, सीड्स एंड अदर मटेरियल्स, तो ये सीड्स एंड जो अदर मटेरियल्स है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लाइसेंस विद इन ब्रैकेट लिख लो, लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देन import of pulses, raw cashew nut, import of pulses, raw cashew nut होता है काजू, जो कच्चा काजू हम बाहर से मंगाते हैं, import of pulses, raw cashew nuts, seeds of vegetables and flowers, plants and tubers and bulbs of flower, etc.
तो इस ये है, दीज आर द नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो इसके अंदर दी गई हैं अंडर एग्जाम पॉलिसी। तो आगे आप लिखो कि द फिलॉसफी, इसकी फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी? द फिलॉसफी अंडरलाइंग दीज मैसिव ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, द फिलॉसफी अंडरलाइंग the philosophy underlying these massive trade policy reforms include सर क्या जी इसमें आप नेक्स्ट लिखो इसकी फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी? द फिलॉसफी अंडरलाइंग दीज मैसिव ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स include the following, मतलब क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? फर्स्ट इज ट्रेड, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, यू विल राइट डाउन ट्रेड। ट्रेड क्या है? बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स कैन फ्लरिश, बोथ, अल्टीमेटली यही एम था ना इसका, बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कैन फ्लरिश इन ए फ्री रिजाइम, both exports and import can flourish under a free regime। फ्री regime मतलब रूल, मतलब जो कहते हैं कि किसका राज्य है। then trade policy should go far beyond, far FAR वाला far, दूर, trade policy should go far beyond balancing of import and export, go far beyond balancing of import and export, and should lead to better technology, तो नेक्स्ट आप लिख लो फीचर्स, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ all quantitative restrictions, and decentralization of exports of farm products। रिमूवल ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मीन्स कि क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो थी वो इसमें से निकल गई, एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट मीन्स कि जो सेंट्रलाइज किया हुआ था किसी एजेंसीज के पास उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्ट्रेंथन्ड, SEZ, स्कीम ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, ये बने हुए हैं हमारे देश में SEZ। ये मैं आपको किसी टाइम फ्री टाइम में आगे आएगा ना तो मैं बताऊंगा क्या है। स्कीम ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्ट्रेंथन्ड, उनको मजबूती मिली, SEZ। आपको इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन को SEZ लिख देना। मेजर थ्रस्ट किसको मिला? मेजर थ्रस्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। आपने देखा ना कि सारी एग्रीकल्चर की आइटम्स आई हैं। मेजर थ्रस्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बाय सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स। जैसे ये लुधियाना में है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स, and by agriculture export zone, and by removing export restrictions on designated items, Next is transport subsidy provided for export of fruits,
vegetables, fruits, vegetable, floriculture, poultry and dairy products. पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब इसका जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर इसका खर्च आता है, ठीक है ना, भेजने का, एक्सपोर्ट करने का, उसके ऊपर रियायत की गई, सब्सिडी होता है उसके, अगर 100 रुपये लगा तो 30 रुपया गवर्नमेंट दे देगी या 40 रुपया गवर्नमेंट खर्चा कर देगी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, simplifications of procedures to further reduce transaction cost, simplification of procedures to further reduce transaction cost, transaction cost जो कि हमें भेजने की जो कॉस्ट आती है, जो ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, जैसे इंपोर्ट पैसा भेजना पड़ता है ना, कि जैसे मैं कोई बाहर से माल मंगवा रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पे डॉलर भेजने पड़ेंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्टर को, वहाँ जो वहाँ का एक्सपोर्टर है, तो जो मेरे को डॉलर भेजने पड़ेंगी उसकी ट्रांजैक्शन होगी बैंक के थ्रू, तो उसमें भी दे हैव मेड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड फर्दर रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसमें जो बैंक उसमें पैसा लेते हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया गया। देन वाइडनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केट एक्सेस, वाइडनिंग मतलब और विस्तार करना, वाइडनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, widening of the scope of market access initiative scheme to include setting up of business centers, and last one is the, इसका जो last है feature, that is the dereservation, रिजर्वेशन, एक तो रिजर्वेशन होता है ना, एक डी रिजर्वेशन मतलब फ्री कर देना, डी रिजर्वेशन फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोविजन, डी रिजर्वेशन फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोविजन ऑफ ओवर 50 आइटम्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब इसका आपको लाइन नहीं समझ आई होगी, डीज रिजर्वेशन का इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, एक तो हमारी बड़ी इंडस्ट्री, इसको एसएसआई बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसकी वो डेफिनेशन है कि 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, इतनी सेल परचेज नहीं होनी चाहिए, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डीज रिजर्वेशन फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में से इसको निकाल दिया, उसका मतलब ये डी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओवर 50 आइटम्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को भी स्मॉल इंडस्ट्री में नहीं रखा, उसको बड़ी इंडस्ट्री में ले गए, तो ये है, दिस इज द ये फीचर्स हैं, ये एक्सपोर्ट, ये फर्स्ट है द पॉलिसी विच वाज फ्रेम्ड इन 92-97 टू लिबरलाइज दी, कि लिबरलाइज करने के लिए हमारी ये ट्रेड को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस दे हैव इम्पोज्ड, कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लिस्ट में भी की, अब ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसमें रिस्ट्रिक्शंस डालती रहती है, ही इज़ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जब देखती है कि व्हेन देयर रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व जब गवर्नमेंट का कम ज़्यादा हो जाता है, ये मैं आपको किसी टाइम बताऊँगा कि व्हाट इज़, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम डॉलर जो है खर्च करते हैं, तो हमारे डॉलर जो देश के हैं वो कम हो जाते हैं, फॉरेन करेंसी कम हो जाती है, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो देन वी अर्न डॉलर्स, ठीक है ना, तो डॉलर्स हम अर्न करते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्टर जो है वो पैसा कमा के लाएगा दूसरे कंट्री से, तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता है, लेकिन जब इसका इम्बैलेंस हो जाता है, कि जब कम होना शुरू हो जाता है फॉरेन रिजर्व, तो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कि मैं, एक तो ये कारण है, दूसरा है कि अगर हमारे जहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाती है तो इवन देन इट इम्पोर्ट्स, जैसे अभी इम्पोर्ट्स पे इम्पोज कर देगी, क्योंकि कोई हमारी जो इंडस्ट्री, जहाँ की इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने के लिए, कि बाहर से लोग जो रॉ मटेरियल ना मंगवाएं, क्योंकि हमारी यहाँ की इंडस्ट्री चले, तो तब भी कर रहे थे, तो सो मैनी फैक्टर्स आर देयर, तो ये था कि बट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू।
तो आपका कोई भी इवन इफ यू हैव एनी डाउट, you must bring it to me and get it cleared. और मैं I expect from you that you should have the update knowledge of agriculture आपका रहे. और मतलब आप ये जो मैंने WhatsApp ग्रुप बनाया तो इसको यू कंटिन्यूसली मतलब इसको आप देखते रहो एंड आगे से मैं I will take your participation in that also. So thank you very much. Next time if you have any doubt we will get it cleared. Thank you, sir. Okay, all the best.